मार्केट को लगातार गिरते हुए देखना मुश्किल होता है, लेकिन जब आपके पास बहुत बड़ा अनइन्वेस्टेड कैश पड़ा हो, तब ये प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हर बार जब इंडेक्स नीचे गिरता है, तब ये फैसला और कठिन हो जाता है कि अभी बाय करना चाहिए या फिर और लोअर बॉटम का इंतज़ार करना चाहिए। पिछले 1 साल में बिल्कुल यही स्थिति थी पारंपरिक फ्लेक्सिकैप फंड की। फंड को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा क्योंकि उन्होंने मार्केट फ्लक्चुएशन के दौरान भी लगभग 18% कैश रिजर्व बनाए रखा, जबकि इन्वेस्टर्स आमतौर पर उम्मीद करते हैं कि उनका कैपिटल तुरंत मार्केट में लगाया जाए। लेकिन पिछले महीने उनकी स्ट्रैटेजी बदली। फंड ने अपने रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा मार्केट में डिप्लॉय कर दिया और कैश पोजीशन को 18% से घटाकर 15.5% तक ले आए। इसका मतलब है कि सिर्फ 30 दिनों में उन्होंने अपने टोटल एसेट्स का लगभग 3.4% मार्केट में इन्वेस्ट किया। अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के सामने भी एक चॉइस है, या तो आप अपना कैपिटल साइडलाइंस पर रख सकते हो ताकि फर्दर लॉसेस से बचा जा सके, या फिर उन सेक्टर्स में एलोकेट कर सकते हो जहां इस समय सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर चल रहा है। इन मूव्स को एनालाइज करने पर सिर्फ स्टॉक्स की लिस्ट नहीं मिलती, यह उन मैथमेटिकल थ्रेशोल्ड्स को रिवील करता है, यानी एग्जैक्ट यील्ड्स और वैल्यूएशंस, जिनकी जरूरत एक कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी को सेफली एग्जीक्यूट करने के लिए होती है। जब मार्केट सेंटिमेंट अपने लो पॉइंट पर पहुंचता है, तब इन्वेस्टर्स के सामने आमतौर पर दो साइकोलॉजिकल पाथ्स होते हैं। पाथ ए ब्रॉडर मार्केट कंसेंसस को फॉलो करता है। इसमें सेफ्टी इन नंबर्स वाली फीलिंग मिलती है, जहां इन्वेस्टर्स या तो लॉस में सेल कर देते हैं या फिर कैश में बैठे रहते हैं ताकि फर्दर वॉलेटिलिटी अवॉइड की जा सके। पाथ बी डीप वैल्यू अप्रोच है। इसमें इन्वेस्टर उन एसेट्स में कैपिटल डिप्लॉय करता है जो इस समय मार्केट को पसंद नहीं आ रहे होते। यहाँ साइकोलॉजिकल कंफर्ट को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, लेकिन बदले में लोअर एंट्री प्राइस मिलता है। इस महीने पराग परीख ने साफ तौर पर पाथ भी एग्जीक्यूट किया। उनकी स्ट्रेटजी को समझने के लिए इमोशनल हेडलाइंस को इग्नोर करना पड़ेगा और सिर्फ टारगेट वैल्यूएशंस पर फोकस करना होगा। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक सिंपल ट्रेड ऑफ पर काम करता है। आप क्राउड के खिलाफ जाने की डिस्कंफर्ट एक्सेप्ट करते हो और बदले में मैथमेटिकली साउंड प्राइस की सेफ्टी पाते हो। इंस्टीट्यूशनल बेट्स को जज करने के लिए एक क्वाड्रेंट अप्रोच इस्तेमाल की जा सकती है, जहां किसी एसेट की फंडामेंटल सेफ्टी को कंपेयर किया जाता है इस बात से कि मार्केट उस एसेट को कितना डिसलाइक कर रहा है। अभी आईटी सेक्टर उस जोन में है जहां फंडामेंटल सेफ्टी हाई है, लेकिन मार्केट पेसिमिज्म भी एक्सट्रीम लेवल पर है। इसी वजह से परख परीख ने अपने टोटल पोर्टफोलियो का लगभग 9% टेक स्टॉक्स में एलोकेट किया जब प्राइसेस डिप्रेस थे। इस डिप्लॉयमेंट का मेजर एंकर था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। साथ ही फंड ने अग्रेसिवली एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इन्फोसिस में भी बाइंग की। इन एंट्रीज पर उन्होंने 2% से 5% तक के डिविडेंड यील्ड्स लॉक किए, जबकि स्टॉक्स के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियोज 18 से नीचे थे। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में क्लियर रिस्क भी है। इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में इंडेक्स से अंडर परफॉर्म करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, जब तक मार्केट नेगेटिव न्यूज़ को प्राइस इन करता रहेगा। ऐसे एनवायरनमेंट में हाई डिविडेंड यील्ड एक बिहेवियरल बफर का काम करता है, यानी इन्वेस्टर को वेट करने के पैसे मिलते रहते हैं जब तक ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक नैरेटिव धीरे धीरे इंप्रूव नहीं होता। फंड का दूसरा मेजर टारगेट था कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट, जिसे उन्होंने एम्बेसी और ब्रुकफील्ड आरईआईट्स के जरिए एक्सेस किया। उन्होंने इस एलोकेशन को लगभग 9% तक बढ़ा दिया, जो इस एसेट क्लास के लिए उनकी मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट के करीब है। ये बेट ग्रोस एसेट वैल्यू पर बेस्ड है। फंड इसेंशियली प्रॉपर्टीज को उनकी एक्चुअल अंडरलाइंग वैल्यू से डिस्काउंट पर बाय कर रहा है, साथ ही 4.5% से 5% तक के यील्ड सिक्योर कर रहा है। लेकिन ये एसेट्स रिटर्न टू ऑफिस रिलेटेड न्यूज़ के लिए हाईली सेंसिटिव हैं। रिमोट वर्क या ऑफिस रिटर्न को लेकर कोई भी पॉलिटिकल या सोशल कमेंट्री टेम्पोरेरी प्राइस शॉक्स क्रिएट कर सकती है, चाहे प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू मजबूत ही क्यों ना हो। वैल्यू फंड्स के लिए ऐसे प्राइस ड्रॉप्स अक्सर अपॉर्चुनिटी होते हैं, जहां वे अपने पोजीशन का यील्ड और बेहतर कर सकते हैं। एसेट वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे डिस्ट्रेस्ड रियल एस्टेट को होल्ड करने के लिए लॉन्ग टर्म फोकस चाहिए होता है, जो पॉलिटिकल साइकिल्स और सोशल शिफ्ट्स को टॉलरेट कर सके। लेकिन सिर्फ फॉलिंग नाइव्स से भरा पोर्टफोलियो बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, इसलिए फंड ने कुछ स्टेबिलिटी एंकर्स भी मेंटेन किए। उन्होंने आईटीसी में अपनी पोजीशन और बढ़ाई, जिसे वे क्वासी डेप्ट एंकर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ब्रॉडर मार्केट डिक्लाइन के खिलाफ पोर्टफोलियो को बफर मिल सके। अल्फाबेट का वेट नेचुरली लगभग 5% तक बढ़ गया। फंड ने इसमें नया कैश डिप्लॉय नहीं किया था। पोजीशन सिर्फ इसलिए ग्रो हुई क्योंकि स्टॉक खुद स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा था। इससे एक बारबेल इफेक्ट क्रिएट होता है।
डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए आईटीसी नेचुरली कंपाउंडिंग विनर्स जैसे अल्फाबेट और एक्चुअल कैश रिजर्व्स को डीपली डिस्ट्रेस्ड एसेट्स में डिप्लॉय करना। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना चाहते हो तो सब कुछ आपके साइकोलॉजिकल प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। जो इन्वेस्टर्स इनकम और कैपिटल प्रिजर्वेशन चाहते हैं उनके लिए करंट यील्ड और वैल्यूएशन डेटा के आधार पर आईटी और आरईआईटी एंट्रीज लॉजिकल लग सकती हैं, लेकिन मोमेंटम चेसर्स को ऐसे ट्रेड्स अवॉइड करने चाहिए। डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग में रिकवरी आने से पहले लंबे पीरियड्स ऑफ स्टैग्नेशन आ सकते हैं, जिससे इमोशनल सेलिंग का रिस्क बढ़ जाता है। ब्लीडिंग मार्केट में सक्सेस तभी मिलती है जब इन्वेस्टर पैनिक ड्रिवन हेडलाइंस को इग्नोर करके सिर्फ यील्ड और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियोज के आधार पर डिसिप्लिन्ड बाइंग करे। आखिर में आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन, न कि डेली न्यूज साइकिल, यह तय करना चाहिए कि आप अपना कैश कब डिप्लॉय करोगे।